Hello and Assalamu alaikum all of you. Myself Masroor Alam and I have qualified DSSB Special Educator exam. First of all, I would like to thank DKD Topper channel who gave me the golden opportunity to share my strategy. And the second one I want to tell that मैं कि कुछ points में लेकर के आया हूँ ताकि वो आपको मैं बता सकूँ, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम पैटर्न हो, एग्ज़ाम सिलेबस हो, किस तरह से क्वालिफाई किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको और मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया तरह समझेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूं और मैंने MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड आई गॉट SRMCH चेन्नई, बट आई लेफ्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। तो मैंने DSSB तैयारी की और फाइनली मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपने बारे में इतना तक बताना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि मैं एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा कि ये DSSB है क्या। DSSB स्टैंड्स फॉर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड है जो आपको करियर देता है, आपको एक जॉब लोकेट करवाता है दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट में आप कोई सा भी जॉब करेंगे दिल्ली के अंदर तो DSSB कंडक्ट कराती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर और वो आपको जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली के अंदर देती है। और दूसरी बात ये कि DSSB में निकालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हैंडसम सैलरी मिलती है। जैसे एज एन स्पेशल एजुकेटर अगर आप रूप में जाएंगे तो अराउंड 60,000 पर मंथ आप कमाएंगे, मतलब 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, जो एक IAS से भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब सबसे इन टर्म्स ऑफ सैलरी तो सबसे बढ़िया DSSB मुझे जैसा लगता है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि मैं अब क्वालिफ़िकेशन पे आऊँगा। अब क्वालिफ़िकेशन में अब मैं बताता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको जो है 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा और सीटेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकते हैं। बिकॉज सारे जो कैंडिडेट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कोई भी एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम को दे सकता है। वही इंसान दे सकता है जो स्पेशली डिप्लोमा किया हुआ है, जिसने सीटेट निकाला हुआ है और जिसने मतलब वो चीज़ किया हुआ है, तो उसके वही एलिजिबल है DSSB के लिए और सब कोई एलिजिबल नहीं होता। तो ये मैं कहना चाहता था। तीसरी बात है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में बताना चाहूँगा कि इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सिंपली जो है जनरल पेपर होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका GK GS, देन रीजनिंग, देन हिंदी, देन इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स। तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 5 × 20 मतलब 20 पर सब्जेक्ट्स होता है, तो 100 मार्क्स का वो हो गया। देन एक पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और ये 200 मार्क्स विथ नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है DSSB में, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये बहुत खास बात है जो किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, जो खासकर आप UPSC भी देंगे तो उसमें भी वो पैटर्न नहीं मिलेगा जो DSSB में फॉलो होता है। वो ये होता है, इसमें स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम पैटर्न होता है। स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम पैटर्न मतलब अगर आपने रीजनिंग स्टार्ट किया और रीजनिंग स्टार्ट करने के बाद आपने 20 क्वेश्चन आपने किया, बट 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपने 15 क्वेश्चन किए और 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, तो आप ये नहीं कि आप पूरा पेपर पूरा कर लेंगे उसके बाद जो है रीजनिंग का करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सबमिट करना पड़ेगा, देन आगे आप बढ़ेंगे उसके आगे। यानी कहने का मतलब ये कि स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और इसमें सबसे पहले स्टार्ट, जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन खुलता है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है रीजनिंग का, देन उसके बाद खुलता है आपका GK GS, देन उसके बाद मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश एंड देन फाइनल हिंदी। तो ये 5 सब्जेक्ट्स खुलते हैं, 1 बाय 1 खुलते हैं। इसमें आप स्विच नहीं कर सकते कि मन करता है मुझे मैथ्स कर लूँ, मन करता है मुझे रीजनिंग कर लूँ, ये आप नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम पैटर्न होता है और यही इस एग्ज़ाम को टफ बना देता है। उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में भी सेम होता है। पार्ट 2 में 5 डिसिप्लिन होते हैं और 5 डिसिप्लिन में जो है उसमें भी वही सेम पैटर्न होता है कि 20-20 करके क्वेश्चंस होते हैं और इन 20 क्वेश्चंस में भी आपको जो है मतलब 20-20 करके 5 ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, तो उनको करना पड़ता है। इसमें भी ये है कि आप स्विच नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक DSSB का यही है कि आप स्विच नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें ये होता है कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इट्स वेरी आई वुड से कि चैलेंजिंग काम होता है कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना, क्योंकि आप UPSC का अगर आप IAS का भी PT देंगे तो वहाँ पे भी आपको 100 क्वेश्चन में से आपको 2 घंटे का ही होता है। 100 क्वेश्चन में 2 घंटा और यहाँ पे 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, तो इट्स वेरी आई वुड से कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। उसके बाद एग्ज़ाम सिलेबस की बात करता हूँ। एग्ज़ाम सिलेबस में आप जो है सबसे पहले जो DSSB का अगर आप जाएंगे वेबसाइट में तो वहाँ पे एग्ज़ाम सिलेबस मिल जाएगा। और जैसे अमूमन तौर पे होता क्या है कि जैसे रीजनिंग का ये तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, देन आफ्टर दैट एनालॉजी हो गया,
देन पैटर्न मेकिंग हो गया, बहुत सारे जो होते हैं, जैसे रीजनिंग, फिर मैथ्स में SCF LCM जो होते हैं। देन इंग्लिश, हिंदी में जैसे विलोम शब्द हो गया, आपका पर्यायवाची शब्द हो गया। देन इंग्लिश में आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, पैराग्राफ, तो ये सब आते हैं जो जनरल चीज़ आती है, जो जनरल कंपटीशन में आता है वही चीज़ देता है। लेकिन फिर पार्ट 2 में जो आप आएंगे तो पार्ट 2 में आपको पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट पूछता है। पोस्ट स्पेसिफिक जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है, जैसे मेरा स्पेशल एजुकेटर था तो मेरे को साइकोलॉजी पूछता था, साइकोलॉजी के साथ साथ मेरे को काफ़ी जो है इंट्रोडक्शन पूछता था, जैसे डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर के बीच में कई सारी डिसेबिलिटी पूछता था। तो मैं जो है उस चीज़ को बारे में बताना चाहता था कि ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम सिलेबस के लिए। बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो बुक्स में कोचिंग मटेरियल का मैंने इस्तेमाल किया। कोचिंग मटेरियल आप अध्ययन मंत्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्ययन मंत्रा की कोचिंग मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और साथ में SSC CHSL, मैं बता रहा हूँ दोबारा, SSC CHSL 10+2 लेवल तक आप पढ़िएगा। CGL लेवल के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CGL लेवल में जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता है DSSB में, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। SSC CHSL 10+2 लेवल तक का आपको मैथ्स, रीजनिंग करना है, हिंदी इंग्लिश करना है, उससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं करना। जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि CGL के लेवल में चले जाओ, इट्स वेरी, आई वुड से कि वो फॉल्ट है और वो एक तरह का धोखा है वो, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रैक इट। अब ये मेन मुद्दा है इस वीडियो का भी कि मैं क्रैक कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या थी। जैसे मैंने पहले से स्टार्ट किया था तो मैंने अभी तक बताया नहीं आपको, अब है स्ट्रैटेजी कि कैसे तरह के करना है आपको। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और आप बढ़िया तरह कर सकते हैं। आप अगर DSSB के जाएंगे तो वहाँ पे चाहे वो PGT लेवल का हो या TGT लेवल का हो या PRT लेवल का हो, अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उनका भी कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जनरल पेपर पूछता है, 5 सब्जेक्ट पूछते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, GK, GS एंड आई वुड से रीजनिंग। तो 5 सब्जेक्ट्स जो पूछते हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको सिंपली जो है अगर आपको पढ़ना है तो आप इसी जो मैंने अभी ये बताया है वो आप जा सकते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के लिए। देन सेकंड वन इज़ दैट कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जैसे मैंने क्या किया था, 60 to 70 मॉक टेस्ट बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं उसी चीज़ के लिए कॉन्शियस था कि मुझे मॉक टेस्ट बनाना है। और तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैं 100 क्वेश्चंस पर डे करता था। तो 100 क्वेश्चंस पर डे करने से जो है मेरा ये आता था कि जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप एक तरह का उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मतलब एक तरह का कर सकते हैं आप उस एग्ज़ाम को क्रैक, अगर आप मेरी इस तरह की स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें तो। और मैंने GK के लिए जो है स्टडी IQ ऐप के स्टडी IQ चैनल से मैंने GK GS का तैयारी की। और कोचिंग मटेरियल जैसे मैंने बताया कि जो है मैंने जो अध्ययन मंत्र का जो कोचिंग मटेरियल है उसको मैंने इस्तेमाल किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई ही है। उसके बाद मैं आऊँगा फाइनल व्यू में आऊँगा तो मैं फाइनल व्यू में ये बताना चाहूँगा कि कई सारे लोग होते हैं जो काफ़ी सोचते हैं कि जो है मतलब किस तरह से हमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मैंने तो पहले स्ट्रैटेजी बता दिया कि ऐसे अपनानी चाहिए, बट एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी होती है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी ऐसे ये है कि अवॉइड दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड द सेकंड वन इज इम्पोस्टर सिंड्रोम। अब इन दोनों का मतलब समझिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसे इंसान जो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा समझते हैं, मैं ही जानता हूँ, मैं ही सब समझता हूँ, मैं ही करता हूँ और मुझे ही सब चीज़ आता है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंड द सेकंड वन इज़ द इम्पोस्टर सिंड्रोम, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और हाईली नेगेटिव दैट दे आर। और जो पहले वाले हैं वो हाईली पॉजिटिव हैं। और तो इन दोनों से बच के रहना है आपको, एक मिडिल पाथ जो है अपनाना पड़ेगा, इन दोनों से अवॉइड करना है इस काम के लिए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को टाइम में लगाएं। आजकल क्या हो रहा है कि टाइम बच्चे कहीं और लगा रहे हैं, फेसबुक में लगा रहे हैं, गूगल इसमें इंस्टाग्राम में लगा रहे हैं, उसमें ना लगा करके आप अगर एक बढ़िया तरह अगर इस तरह पर जाएंगे कि आप एक मोबाइल से एक नौकरी पा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, आप एक मोबाइल से आप नौकरी पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आप किस तरह से आप जो है यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन को, वो आप पे डिपेंड करता है। और कई लोग तो एग्ज़ाम से पहले फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब से बंद करके ये सब से परहेज़ रहते हैं।
तो परहेज़ रहना तो सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, कभी भी कहीं पे मतलब जो है अवॉइड इसको, मतलब अपने टाइम को जितना से जितना हो सके आप उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, एक बार चला गया दोबारा आता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है। और बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला है आप पे खुद पे विश्वास, अपनी मेहनत पे विश्वास और ऊपर वाले पे विश्वास। बिकॉज ऊपर वाले के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप जितना भी मेहनत कर लें। और अंत में मैं एक और चीज़ मोटिवेट करना चाहूँगा कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिली, वो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन मुझे एक आयत से मिलती है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, सूरह नज़्म में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 53 वर्स नंबर 39। उसको मैं कोट करना चाहूँगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि वाइन लईसा लिल इंसानी इल्ला मासा, मतलब इंसान को वही चीज़ मिलता है जिसकी इंसान कोशिश करता है। तो वो चीज़ मुझे एक तरह का मोटिवेशन से, सबकी अलग अलग मोटिवेशन होती है। तो ये एक तरह का मेरा मोटिवेशन की बात हुई। और बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि thank you DKT channel who gave me the golden opportunity to speak and share my strategy. Thank you sir.